स्पेंड मनी जो आपने कहा था वो लिंक दोबारा सेंड कर जी मैं दोबारा जी स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूं कि आप लोगों ने स्टार्ट करना है? कुछ एक दो स्टूडेंट्स इधर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स इधर से। तो अगर इन्होंने स्टार्ट करना है तो इनसे करवा लेते हैं, पहले इधर से फिर उधर से। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ तो फिर मैं रुक जाता हूँ, एकदम पाज आ जाता है और कॉन्सेप्ट भी मिस हो जाता है बीच में से। तो पाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर मैं जगह चेंज करूँगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं जगह चेंज करूँगा। अच्छा, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट लेना है कि व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स होते क्या हैं और वेबसाइट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एसईओ क्या चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। इसका मुख्तसर सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि स्टार्ट कब हुई थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखें ना, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं जनाब, ये हम ज़रार शहीद रोड पर इस वक्त हैं सदर में, यहाँ पर कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए सिर्फ एक ही शॉप हो तो क्या उसे मार्केट करने की ज़रूरत पड़ेगी? उसका किसी से मुकाबला भी नहीं है, उसे कोई परेशानी भी नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली सर्च उस वक्त स्टार्ट हुई थी, मतलब 90s के बाद वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि अभी वेबसाइट्स बहुत कम बनती होती थी, सो सर्च इंजन की इम्पोर्टेंस, एसईओ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी वहाँ पर, इसलिए कि भाई वेबसाइट्स ही कम सी थी, थोड़ी सी तो वेबसाइट्स थी उस वक्त। तो जिस कोई भी कीवर्ड लिखता था, कोई चीज़ ढूंढता था, उससे रिलेटेड एक दो वेबसाइट्स होती थी, वो सामने आ जाती थी। तो उस वक्त तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वेबसाइट्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग ऊपर नज़र आना शुरू हो गए और कुछ लोग नीचे चले गए। उस वक्त फिर एसईओ, तो ये अबाउट स्टार्ट हुई थी ये 1997 में सर्च इंजन, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है, जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ये 1997 में। इसका भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके नॉलेज के लिए, इसका हमें और कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स ये हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इंटरनेट यूज़ करने लगे हुए हैं और अपनी मकसद की कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे वो परचेज करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही है ना, यही दो काम हो सकते हैं, या तो किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या किसी ने कोई चीज़ बाय करनी होगी, या वो किसी चीज़ के मुतालिक जानना चाहता होगा। तो वो क्या करते हैं, हम अपनी अपनी सर्च टर्म्स गूगल पर जाकर लिख देते हैं। सर्च टर्म्स का क्या मतलब है कि भाई उन्हें जो समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा माउस ख़राब हो गया, अब मुझे माउस खरीदना है। आप सबका माउस ख़राब हो गया, आप सब ने माउस खरीदना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारी एक जैसी टर्म लिखो। माउस बाय करने के लिए एक जैसी टर्म तो नहीं लिखोगे, लेकिन फिर क्या होगा एंड ऑफ द डे, जब हम ये देखेंगे कि आज माउस को बाय करने के लिए जो लोगों ने टर्म्स लिखी, सपोज कर लेते हैं हम कि भाई 50,000 लोगों ने टर्म्स लिखी, सब के सब माउस लेना चाह रहे थे। अब उनके अंदर कुछ ऐसी सर्चेज होंगी जो बिल्कुल यूनिक होंगी, जो किसी एक एक या दो दो बंदों ने लिखी होंगी, और कुछ सर्चेज ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, बहुत सारे लोगों ने लिखी होंगी। गूगल क्या करेगा, उन सर्चेज को अपने पास इंडेक्स कर लेगा, यानी अपने पास उन्हें स्टोर कर लेगा। और जब हम ये कहेंगे कि भाई इस सर्च टर्म के अगेंस्ट मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, तो गूगल कहेगा कि भाई ये पॉपुलर सर्चेज हुई हुई हैं, इनको मैंने कीवर्ड बना दिया। समझ आई बात की? मतलब इट इज कॉल्ड कीवर्ड। सो इसका मतलब क्या होगा कि कीवर्ड का जो पहला फेज है वो क्या है, यूजर्स की सर्च टर्म्स कि यूजर्स क्या लिखने लगे हुए हैं। इसका मतलब अगर हम कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे तो हम भी रिसर्च करने से पहले भी सर्चेस से ही काम शुरू करेंगे। यानी हमने यही देखना है कि भाई मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, कंप्यूटर एसेसरीज हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि भाई कंप्यूटर एसेसरीज को लेकर लोग इंटरनेट पर क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स तो नहीं है, ये सर्चेज हैं, ये सर्च टर्म्स हैं मेरे पास। मैं मुख्तलिफ डाटा लूँगा नेट से और देखूंगा कि भाई क्या क्या सर्चेज हो सकती हैं, और डाटा लेने के मेरे सोर्सेज भी डिफरेंट होंगे। उस डाटा को फिर मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और उसको मैं फिल्टर करूंगा, और मैं कहूँगा भाई अब इनमें से मुझे बताओ कि इनमें से पॉपुलर सर्च टर्म्स कौन सी हैं। उन पॉपुलर सर्च टर्म्स में से एक स्पेसिफिक मेथड के साथ मैं निकालूंगा कि इनमें से टॉप के वर्ड्स कौन से हैं। वो जो टॉप के वर्ड्स होंगे बेसिकली वो टॉप कीवर्ड्स होंगे। ये जो कीवर्ड रिसर्च का काम हम सीखने लगे हैं, ये वाला काम है। आपको समझ में आ गया क्या काम है?
और हमने एसईओ शुरू करने से पहले इसको पकड़ लिया है, ऐसे ही है ना? क्यों इसे कर रहे हैं हम? पहले आपने वेबसाइट की एसईओ करनी है ना, मतलब मेरे पास कोई भी क्लाइंट मुझे कहता है मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो आपका क्या ख्याल है? मैं उसे क्या कहता हूँगा कि भाई 3 महीने में एसईओ हो जाएगी और इतने पैसे मैं ले लूँगा, ऐसे तो नहीं कहता हूँगा। मैं सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट को चेक करूँगा कि उसकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं उससे कंसल्ट करूँगा कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं और आपके कीवर्ड्स आपके मुताबिक कितने कीवर्ड्स हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो ठीक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ठीक इन्फॉर्मेशन कैसे, एज ए प्रोफेशनल ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मसलन मेरा जो क्लाइंट है असल में तो वो माउस बेचना चाहता है ना, उसको तो डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता, लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने माउस खरीदना है, ये तो पता होगा ना उसे कि जिन लोगों ने माउस खरीदना है उन वो लोग गूगल पर आकर क्या टाइप करते हैं, वो मुझे उसके मुताबिक वो कीवर्ड होगा। मतलब बिजनेसमैन जो होगा, जो क्लाइंट होगा, वो तो ये समझेगा कि मेरा क्लाइंट जो लिख रहा है ना वो कीवर्ड है। मसलन आप सब लिख रहे हो ना, मेरा एक क्लाइंट है, उसने जब मैंने कीवर्ड मांगे तो उसने मुझे 1000 से लेकर 2000 कीवर्ड्स दिए। इतने सारे कीवर्ड्स तो नहीं हो सकते ना किसी चीज़ के लिए। बेसिकली वो क्या थी, सर्च टर्म्स थी उसकी कि भाई मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ये लिखकर मेरी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। हमने क्या करना है, उन्हें फ़िल्टर करना है, और फिल्टर करने का हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है? फिल्टर करने का हमारे पास स्टैंडर्ड है गूगल। यानी हमने जो कुछ भी करना है ना गूगल से पूछना है कि भाई हमें हेल्प आउट करो कि हम इन्हें फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो हम इन्हें किस तरह फ़िल्टर करें, हमें बताओ कि जो फ़िल्टर होंगे तो ये कैसे बेहतर होंगे फ़िल्टर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कीवर्ड रिसर्च का, और ये बताया मैंने कि कीवर्ड रिसर्च जरूरी क्यों है, ये भी बताया मैंने आपको। कीवर्ड रिसर्च है क्या, सबको पता लग गया कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एसईओ कंप्लीट करूं और आखिरी लेक्चर में आपको कहूँ कि चलो भी अब कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं हायरार्की क्या है कि जब मैंने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। गुड, मुझे सबसे पहले उस वेबसाइट के कीवर्ड्स चाहिए। तो अगर मेरे पास वेबसाइट, देखें बात कहाँ से शुरू करनी है, उस वेबसाइट की प्रोडक्ट से, फिर बात आएगी कीवर्ड्स पर। जब मैं कीवर्ड डिफाइन कर लूंगा, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं भाई हमारे पास ये 5 कीवर्ड्स हैं, हम चाहते हैं कि इन 5 कीवर्ड्स को जब लिखा जाए तो हमारी वेबसाइट पहली 5 पोजीशंस पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मरहले में हमें क्या करना है, वो 5 कीवर्ड्स बनाने हैं, यानी उनकी रिसर्च करनी है हमने कि असल में कीवर्ड्स क्या है। मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट हो सकता है मुझे 500 कह दे, या हम जब कीवर्ड रिसर्च शुरू करें तो हम जिन सर्च टर्म्स के साथ वो शुरू करें वो 500 हो या 800 हो, लेकिन उनमें से हमने निकालनी 10-12 हैं बीच में से जिनको हमने कीवर्ड्स पोस्ट करना है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, और किसी की वेबसाइट कितने अरसे में रैंक करेगी ये भी समझने वाली बात है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, रैंक कैसे उसने करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहीं यहाँ पर बिजनेस करनी है हमने, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर कॉलेज है, नंबर ऑफ अकेडमीज है ना, अकेडमीज तो नंबर ऑफ अकेडमीज होगी, कंप्यूटर कॉलेज एक ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया में ज्यादा कंपटीशन कंप्यूटर कॉलेज का है कि अकेडमीज का है, अकेडमीज का है, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज हैं। अब वहां पर अगर एक और अकेडमी आकर कोई बंदा खोलेगा तो उसको दिक्कत होगी, एकदम वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब कि कीवर्ड का भी जो हमने जो चार्ज भी करना है और हमने जो टाइम भी लेना है, इसमें कंपटीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वेबसाइट के ऊपर ला रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और नंबर 1 कितनी वेबसाइट ने एसईओ भी करा ली हुई है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने एनालिसिस जब किए एसईओ करने से पहले, तो मुझे पता लगा जनाब जो पहले 7 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही है ना, ये सातों की सातों एसईओ वाली वेबसाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत हार्ड कंपटीशन है यहाँ पर। सबसे पहले तो मुझे मेरा टारगेट क्या है कि मैं 7वें नंबर पर फिक्स करूं किसी तरीके से अपने आप को, फिर मैं ऊपर की तरफ को जाऊंगा। तो अब मुझे टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर मेरे पास कोई एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का कंपटीशन ही नहीं है बिल्कुल ऑनलाइन, तो इसका मतलब मुझे उस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और उसको मैं जल्दी भी ऑप्टिमाइज
यानी पहले नंबर पर ला सकते हो, इसलिए कि उसके जितने भी कंपटीटर्स हैं, लेकिन सिर्फ कंपटीटर्स होना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर शॉप्स बहुत सारी हो, मतलब कंप्यूटर कॉलेज ऑलरेडी 10 है, 9 कंप्यूटर कॉलेजेस में जो है ना वो 1% एडमिशन होते हैं, बाकी के सारे 99% एक ही कंप्यूटर कॉलेज में हो रहे हैं, तो कंपटीशन तो ना हुआ ना। कंपटीशन तो तब है ना कि जब सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का मुकाबला करने लगे होंगे, कि कभी एक कॉलेज में 50% हो जाते हैं तो दूसरे में 60% हो जाते हैं, कभी पहले दूसरे वाले में 60% हो जाते हैं और जो अदर वाला है उसके अंदर 40 हो जाते हैं। तो कंपटीशन इस चीज को कह रहे हैं, कंपटीशन क्वांटिटी को नहीं कह रहे हैं। अब एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट तो बहुत है, मगर एसईओ वाली वेबसाइट सिर्फ एक ही है, इसका मतलब लो कंपटीशन, उसको रैंक करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू जिसका कंपटीशन ज्यादा होगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि वेबसाइट्स का कंपटीशन है क्या, तो वेबसाइट कंपटीशन से क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब कीवर्ड की बात शुरू हो गई। सबसे ऊपर हेडिंग लिखी हुई आ रही है जी, शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड का क्या मतलब है, नाम से अंदाजा हो रहा है, शॉर्ट कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करवाता है यूईटी के अंदर, और जितने भी यूनिवर्सिटी में एंट्री एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाता है। तो उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, मे भी उसने अपना ऐप भी बनाया हुआ है। तो अब जब उसको लोग सर्च करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, मुझे तो ये देखना है ना। अब मिसाल के तौर पर एक यूज़र जो है, या बहुत सारे यूजर्स आकर लिखते हैं MD कैट, सबको पता है ना MD कैट क्या होता है, मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन है, MD कैट प्रिपरेशन, बस 2 वर्ड लिखे। अब एक कीवर्ड क्या है, एक कीवर्ड ये है कि बेस्ट एकेडमी फॉर MD कैट प्रिपरेशन। एक कीवर्ड क्या है, ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन। एक कीवर्ड क्या है, बेस्ट कॉलेज फॉर एंट्री MD कैट प्रिपरेशन। अब आप देख रहे हैं कि एक पहले वाला जो मैंने बताया वो शॉर्ट था और बाकी वाले जो थे लंबे कीवर्ड थे, ठीक है। तो शॉर्ट कीवर्ड का क्या मतलब है कि जो कीवर्ड बहुत छोटा होगा उसको रैंक करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। 2 वर्ड्स पर है ना, सिर्फ 2 वर्ड्स का कीवर्ड जो है इसको रैंक करना इतना आसान काम नहीं होगा, इसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन जो लंबा कीवर्ड होगा उसको रैंक करना ज्यादा आसान होगा। चलें जी, अब जरा पहले डिफाइन कर लेते हैं कि शॉर्ट कीवर्ड क्या है। शॉर्ट कीवर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स और लेस। यानी शॉर्ट कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ, हम किन कीवर्ड्स को शॉर्ट कीवर्ड्स बोलते हैं, ऐसे कीवर्ड जो 3 या 3 से कम अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, इन सब कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इट्स ओके, आगे आ जाए जरा। अब बता दिया मैंने भाई इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एग्जैक्टली उसका अपोजिट, ऐसे कीवर्ड्स जो 3 कीवर्ड से बड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अच्छा, अब अगर हम खुद से सोचें ज़रा कि हम खुद ये एक वर्किंग करते हैं कि भाई कैसी सर्चिंग लोग ज़्यादा करते हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग सिर्फ MD कैट प्रिपरेशन लिखते होंगे? काफ़ी कम लोग लिखते होंगे, इसलिए कि इससे उनका पर्पस, तो मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं मुझे माउस खरीदना है, तो मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगा कि डेल वाईफाई माउस, इसका तो पता नहीं ना लग रहा कि मैं माउस खरीदना चाहता हूं, मैं करना क्या चाह रहा हूं, मेरी इंटेंट का तो पता ही नहीं लग रहा इसमें कि हम चाहते क्या हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा पर्पसफुल जो कीवर्ड होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, और उसको रैंक करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। उसके ऊपर कन्वर्जेंस बेशक कम होंगी, मतलब जैसे MD कैट प्रिपरेशन लिखे बहुत सारी सर्चेज आएंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा सर्चेज आ जाएंगी, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन तो सिर्फ वही सर्चेज आएंगी ना जो ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर मैं लिखूंगा ना एकेडमी फॉर MD कैट प्रिपरेशन तो सिर्फ वो अकेडमीज आएंगी जो MD कैट प्रिपरेशन करवा रही होंगी। तो इसका मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड में एक तो हमारी जो सर्च है वो स्पेसिफिक भी हो जाती है और उसका हम जल्दी रैंक भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 बातें मैंने आपको मुख्तसर सी बताई हैं, इन 2 बातों के नतीजे में हमें एक बात तो समझ में आ गई है। वो क्या बात समझ में आई है कि हमें अगर तो किसी की SEO करनी है तो हमें पहला फोकस किस पे करना है, तकरीर का क्या फायदा होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हाँ, हमें पहला किसको करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हमें पहले टारगेट करना है, ठीक है। क्यों, इसलिए वो जल्दी हो जाएंगे, उन पर कंपटीशन भी हमें कम मिलेगा और लॉन्ग टेल कीवर्ड स्पेसिफिक भी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में बैठा हूँ
भाई मुझे फैसलाबाद जाके तैयारी नहीं करनी, ठीक है ना, मुझे कनाडा जाके तैयारी नहीं करनी, तो एक बंदा लिखता है ना कि बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सर्च तो स्पेसिफिक हो गई, लेकिन जिसने लाहौर लिख के सर्च किया वो कन्वर्टेड था ना, यानी वो उसको तो चाहिए था लाहौर में एकेडमी चाहिए थी उसको। मिसाल के तौर पर एक बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, OLX पे, पार्क व्हील्स पे कितनी सारी होती हैं, अभी हम कोई गाड़ी का मॉडल लिखें और मैं बताऊं कि जी मैं गाड़ी बाय करना चाह रहा हूं, तो आपको पता है ना कि गाड़ियां कहां से आ जाएंगी, पूरे पाकिस्तान से आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं सिटी को टारगेट करूंगा तो फिर सिर्फ उसी सिटी की गाड़ियां मुझे नजर आएंगी, यानी पार्क व्हील्स पे भी उसी की नजर आएंगी, OLX पे भी उसी की नजर आएंगी, उसकी कन्वर्जन ज्यादा होगी, यानी उसी को मैं क्लिक करूंगा ना। फैसलाबाद में अगर मुझे कोई बंदा चीप रेट्स पे भी गाड़ी सेल कर रहा होगा तो मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकता कि भाई पहले फैसलाबाद जाके गाड़ी चेक करके आऊं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। मैंने आपको एग्जांपल भी साथ दे दी। शॉर्ट कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको 2 वर्ड्स वाला बता दिया, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का 2 वर्ड या 3 वर्ड तक का होगा और इससे बड़ा होगा तो लॉन्ग में आ जाएगा। आगे थ्योरी में बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने किसी को याद करने के लिए नहीं कह रहा। और एक और चीज भी बता रहा हूं मैं आपको, वो क्या बताया मैंने, 2-3 चीजें इनकी बताई हैं, इनको कंपेयर किया, तो मैंने कहा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होगा उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड का कम होगा ना। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब यह है कि मैंने लाहौर लिख दिया तो सिर्फ लाहौर वाले ही आएंगे ना, मगर अगर मैंने लाहौर लिख दिया और मैं गाड़ी ही खरीदना चाह रहा हूं या मैं एकेडमी ढूंढ रहा हूं जो लाहौर में है, तो मिसाल के तौर पर अगर 20 लोगों ने भी लिखा तो उनमें से 15 तो कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए कि वो लाहौर के अंदर ही एकेडमी ढूंढने लगे हुए थे। यानी इसके अंदर सर्च वॉल्यूम तो कम होगा मगर इसकी कन्वर्जन ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा ना, मतलब एंट्री टेस्ट पूरे पाकिस्तान में तो बहुत लोग करवा रहे हैं, लेकिन जब हम इस कंपैरिजन में देखेंगे पाकिस्तान में तो बहुत लोग करवा रहे हैं लेकिन लाहौर में तो काफी कम लोग होंगे पाकिस्तान की निस्बत, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपटीशन भी हमें कम मिलेगा। यानी अब हम कंपेयर करने लगे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए मैंने कीवर्ड लिख लिया है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन एकेडमी इन लाहौर, इसमें से शॉर्ट कीवर्ड निकलता है कि नहीं निकलता, शॉर्ट कीवर्ड भी निकलता है इसमें से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एमडी कैट प्रिपरेशन जब आपने लॉन्ग कीवर्ड यूज किया है तो आपका शॉर्ट कीवर्ड भी उसमें फॉल कर गया है। तो जब एक टाइम जितना टाइम उसने लेना है कंपटीशन की वजह से, उसके बाद आप शॉर्ट कीवर्ड पर भी ऑप्टिमाइज होंगे, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने की वजह से आप जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद आगे हैं जी, एक और लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। अच्छा फ्रेश कीवर्ड्स क्या हो, मैं इस तरह कहूँ ना जैसे आप लोग किसी चीज को कहते हैं ट्रेंडिंग, हाँ कि भाई आज के लिए बड़ी ट्रेंडिंग है, जैसे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे भी ट्रेंड्स चलते हैं, तो एक ही तरह की वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं किसी एक ही टॉपिक के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टॉपिक फ्रेश है। लेकिन ट्रेंडिंग जो है वो साल भर तो नहीं रहता, कोई भी चीज साल भर तो नहीं रहती है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, ठीक है। When you think about fresh keyword, you need to think about something that is happened recently. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक ये भी देखना है कि इसमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जो फ्रेश कीवर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन आपने ये सोच के उनको इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट में कि ये फ्रेश हैं, आज से साल के बाद इन कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने उनका इस्तेमाल कैसा करना है, यानी ये नहीं कि 100% फ्रेश कीवर्ड यूज कर लिए तो जब वो रैंक हुआ तो रैंक तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो कीवर्ड्स फ्रेश ही नहीं रहे, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं होगा हमें। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, एवरग्रीन कीवर्ड्स। एवरग्रीन कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जो लॉन्ग टाइम है, मतलब आज हमने लगा दिए हैं, अगर मैंने उसकी वेबसाइट के लिए उसके साथ प्रोजेक्ट साल बाद खत्म भी किया तो 2 साल के बाद भी वो कीवर्ड्स एक्सपायर नहीं हो रहे हैं, कीवर्ड्स इतने कॉमन है। जैसे अभी मैंने वर्ड बोला है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, तो आज भी, आज से 3 साल पहले भी और आज से 3 साल बाद भी सभी कर रहे होंगे ना ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। तो ऐसे कीवर्ड जो कि लाइफ टाइम होते हैं उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स, ठीक है। आ जाए। अच्छा आगे क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स।
प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है? अब देखें, अब हमारे पास ना दो तरह की वेबसाइट्स हैं, ये भी समझ लें जरा। एक वेबसाइट्स कौन सी हैं जो इंफॉर्मेटिव हैं, और एक वेबसाइट्स कौन सी हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। सिंपल, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, इसको भी हम इंफॉर्मेटिव ही कहेंगे। बेशक आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट में किसे कहूँगा? दराज की वेबसाइट से कहूँगा, या किसी की शॉप है हाल रोड पर, हफीज सेंटर पर, या किसी भी मार्केट में, तो उसने अपनी सारी प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, और उसके ऊपर उसने ट्रांजैक्शन भी दिए हैं कि भाई किसी को बाय करना है, ऐड टू कार्ट करे, मुझे ऑर्डर मिलेगा, मैं उसको डिस्पैच कर दूंगा और उसके घर में उसको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। सो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट्स है। ये बनती भी अलग तरीके से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो एमडी कैट प्रिपरेशन करवा रहा है, हमें पता लग गया कि ये एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहा है, तो इसके कीवर्ड्स भी बहुत सारे तो नहीं बन सकते ना, बहुत कम कीवर्ड्स होंगे जिसको वो टारगेट कर रहा होगा। लेकिन जो ई कॉमर्स का स्टोर है, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास सेल करने के लिए 20 आइटम्स हैं, एक बंदा है उसके पास सेल करने के लिए 500 आइटम्स हैं, और एक बंदा है उसके पास सेल करने के लिए वो कहता है जनाब मेरे पास तो 20,000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 चीज़ों का मतलब तो कीवर्ड भी बहुत सारे हो गए ना, हर प्रोडक्ट का अलग कीवर्ड। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसकी एसईओ बिल्कुल डिफरेंट है। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसकी जो एसईओ है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। मतलब अगर कोई बंदा मुझे कहेगी भी मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ कर दे, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? वो कहेगा जनाब मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि यूँ करते हैं कि पहले आपकी ना 10 प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं और उन 10 प्रोडक्ट्स की एसईओ करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 200 के ऊपर इकट्ठा ही काम शुरू कर दें और एसईओ किसी एक की भी ना हो, क्योंकि उसके लिए हमें हर प्रोडक्ट, यानी मेरे पास ये माउस है ना, इसको मैंने ऑनलाइन सेल करना है तो मुझे इसकी अलग एसईओ करनी है, और अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मुझे उसकी अलग से एसईओ करनी है, अगर मेरे पास पावर केबल है तो मुझे उसकी अलग से एसईओ करनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास हार्ड डिस्क है तो उस प्रोडक्ट की मुझे अलग से एसईओ करनी पड़ेगी। इसका मतलब है उसके कीवर्ड भी ज़रा डिफरेंट होंगे। समझ में आ गया? दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन वाली होती हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है वो कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता है, तो वो ई कॉमर्स नहीं है, हालांकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं। उसकी कोई एक प्राइस 8 लाख है, किसी की 5 लाख है, ठीक है, किसी की 12 लाख है, किसी की 2 लाख है, लेकिन वो ई कॉमर्स नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी बंदा इतनी महंगी मशीन ऑनलाइन परचेज कर लेगा? नहीं परचेज करेगा। हमेशा शोरूम में जाएगा, मशीन को देखेगा, कुछ एडवांस पेमेंट करेगा, डिलीवरी कराएगा, जब वो उसकी ऑफिस में आएंगी, रेस्टोरेंट में आएंगी, फिर उसकी फुल पेमेंट करेगा। वो इस तरीके से होगा। सो इसकी एसईओ और तरह से होगी। पीक सोल्यूशन की जो है उसकी भी और तरह से होगी। लेकिन जो ई कॉमर्स का स्टोर होगा, जिसका, जैसे हम कहीं डॉलर स्टोर्स होते हैं इतने सारे, है ना, जिनके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसकी प्रोडक्ट बेस्ड एसईओ होगी। यानी उसके पास जो चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपकी जो टॉप प्रोडक्ट सेल होती हैं शॉप में, हम पहले उनको एसईओ कर लेते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कहे नहीं मुझे इकट्ठी करवानी है। लाजमी बात है, अगर मैं यूँ कहूँगा कि इस तरह का बजट आपका बन रहा है 80,000 का, तो उस तरह मैं उसे कहूँगा हाँ भाई 4 लाख रुपए का आपका मंथली बजट है, सारी की शुरू करवा ले, ठीक है। लेकिन होगा क्या? एकदम सारी तो नहीं होंगी ना। अब बात आ गई क्या? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स की, ठीक है। अंदाजा तो हो गया आपको प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स कौन से हैं। दीज आर द कीवर्ड्स दैट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, यानी ऐसे कीवर्ड जो प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो इसका मतलब वो तो चेंज करेंगे, वो तो वेरी करेंगे ना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेंगे, एक जैसा कीवर्ड नहीं होगा। जब वो माउस सेल हो रहा होगा तो और कीवर्ड होगा, जब वो पावर केबल सेल हो रही होगी तो बिल्कुल और होगा, जब वो एलसीडी सेल हो रही होगी तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो ये इस तरह के कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? लो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना, मिसाल के तौर पर मेरा माउस है, एक प्रोडक्ट माउस है। अब इसको खरीदने वाले जो लोग हैं आज के दिन में बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, वैसे मंथली सेल इसकी बहुत हो सकती है, लेकिन आज के दिन में तो बहुत सारे नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर शॉप को फाइंड कर रहा होगा तो बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट की एसईओ में हमारे पास कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम इसका कम होगा, कंपटीशन भी इसका कम होगा।
स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको ढूंढने वाले लोग भी खास तरह के होंगे ना। सिर्फ वही लोग होंगे जिनके पास माउस नहीं है, या वो लोग होंगे जिनका माउस खराब हो गया। तीसरी तरह का तो कोई बंदा नहीं इसे खरीदेगा। तो मतलब एक स्पेसिफिक इंटेंट के ऊपर ये परचेज हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ जी? हाई कन्वर्जन रेट। अच्छा, कन्वर्जन रेट समझते हैं क्या? मतलब क्यूरी आती है, जैसे नीचे ऑफिस में कोई साहब बैठे हुए हैं कोर्सेज के मतलब बताने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक 10 फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन कोई 7-8 एडमिशन्स होने चाहिए, या कम अज़ कम इतनी फिजिकल क्यूरीज तो आनी चाहिए ना जिन्होंने क्यूरीज ली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कन्वर्जन हाई है। अगर वो ये कहें कि महीने के अंदर भाई कोई 1000 कॉल्स आ गई, और उन कॉल्स को जब इन्होंने कन्वर्ट करके देखा तो उन कॉल्स में कन्वर्जन, उन कॉल्स वाला जो कन्वर्जन रेट था वो सिर्फ 2% था। वो तो बहुत कम है। तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होता है, इसलिए कि जो भी बंदा माउस की जाकर क्यूरी करेगा वो खरीदने के लिए कर रहा होगा ना। हो सकता है कोई बंदा माउस के मतलब इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहा हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। ज़्यादा लोग वही होंगे जिनकी इंटेंट परचेज की होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। ये तो आप जानते ही, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। प्रोफाइल में हमने इसी चीज़ को किया था। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब है? लोकेशन वाले कीवर्ड्स। ठीक है। यू कैन टारगेट स्पेसिफिक नेबरहुड, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री यूजिंग जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। यानी अब हमारा कीवर्ड कैसा है कि मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो क्लाइंट है जिसकी मैं एसईओ करने लगा हुआ हूँ, ठीक है, वो लाहौर में सप्लाई दे रहा है, वो फैसलाबाद में दे रहा है और कराची में दे रहा है, चीज़ें बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कीवर्ड्स में इन लोकेशंस को भी ऐड करना है। और जब हम बात करने लगे हुए थे कि भाई बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये भी जियो टारगेटिंग है ना। तो इस तरह के अल्फाज को भी हम किसी पैराग्राफ में कवर कर देंगे। इफ़ यू आर लुकिंग बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर योर लोकेशन, नियर यू। अब आ गया ना, अब ये बीच में एक टर्म आ गई नियर यू वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा, जैसे मैंने सर्च किया है नियर मी का करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर मेरा ये वाला कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहने लगा हुआ मैं? आगे कह रहा है एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड कैसे कीवर्ड्स को बोलते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कीवर्ड की डेंसिटी कितनी हो सकती है। मतलब हम कीवर्ड्स को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। कीवर्ड्स को वो बिटवीन 1 to 3%। गूगल ये कहता है कि आपने कीवर्ड कितना इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 वर्ड्स लिखे हैं फॉर एग्जांपल, तो कीवर्ड्स कितने होने चाहिए इसमें? 1 to 3%। 3, ज्यादा से ज्यादा। इसका यही मतलब हुआ ना। अगर 1% होंगे तो कितने कीवर्ड्स होंगे? एक कीवर्ड होगा। 100 पर 100 एक कीवर्ड होगा। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने 3% कीवर्ड की कैपेसिटी को रखना है। और मिनिमम कंटेंट कितना होना चाहिए आपका? आपका मिनिमम कंटेंट भी 600 to 700 वर्ड्स का होना चाहिए एक वेबसाइट के ऊपर, और यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी और वेबसाइट से हमने कुछ कॉपी किया और उसी को लाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दिया, बल्कि ये वाला हमारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल 100% यूनिक कंटेंट होना चाहिए। 700 to 800 मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम हम, अच्छा ये इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ना मिनिमम, तो ये हमारे दिल में सोच नहीं आनी चाहिए कि भाई धड़ाधड़ लिख छोड़ो। हाँ, तो शायद इसका मतलब है कि अच्छा कंटेंट, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसलिए कि आपका कंटेंट भी तो किसी ने पढ़ना है ना। जैसे अभी मैं स्लाइड पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, तो इस पर 10 पेजेस लिखा हुआ है, तो आप लोगों का अभी भी इतना निकला हुआ है 10 पेजेस याद ना करने पड़ने हैं ना। तो अगर यहीं पर लिखा होता कोई 500 पेजेस, तो आप और परेशान हो जाना। तो कोई भी बंदा आपकी इतनी बड़ी वेबसाइट तो नहीं पढ़ेगा ना, इतनी लेंथी वेबसाइट तो कोई नहीं पढ़ेगा आपकी कि भाई इतनी बड़ी वेबसाइट में क्यों पढ़ो। आपने वेबसाइट को बनाने की भी जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है वो यही है कि एवरेज कंटेंट, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, इजी इंग्लिश। मतलब हमने पढ़ने वाले का ध्यान तो नहीं ना देना कि उसकी इंग्लिश कितनी आई है। मुश्किल अल्फाज ढूंढ कर अपनी वेबसाइट में लगा देंगे, शायद गूगल को लगे कि भाई कोई अंग्रेज आदमी है कोई जिसने ये वेबसाइट बनाई है। आपने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो लोगों को ऐसे लग रहा हो कि हर बंदा उस इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता हो।
सेंटेंसेस बहुत छोटे हो कि जब एक बंदा पढ़ना शुरू करे, ये नहीं है कितना लंबा सेंटेंस है, बंदा पहले बादाम खाए साथ के भाई ये कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ पे खत्म हो रही है। छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। देखे ना, पैराग्राफ्स बड़े ज्यादा लिख रहे हैं, हेडिंग स्टाइल बढ़ गए, हेडिंग स्टाइल बढ़ गए तो एसईओ की कैपेसिटी और बढ़ गई ना। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लिखे, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बढ़ गए। जब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बढ़ गए तो एसईओ की कैपेसिटी फिर बढ़ गई, क्योंकि एसईओ इन्हीं चीजों से एसईओ होने लगी हुई है। और अगर हमारा कंटेंट बढ़ गया, मतलब कंटेंट आपका 800 की बजाय 1000 वर्ड्स का हो गया, या 1000 से 1200 पे चला गया, मैक्सिमम 1500 वर्ड, इससे ऊपर नहीं करना हमें, ठीक है। अगर हमने इतना कंटेंट कर लिया, लेकिन कंटेंट भी मीनिंगफुल होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए कि गूगल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गूगल पकड़ लेगा, एसईओ ऑडिट करेंगे तो वो कहेगा कि आपने रिपीट कंटेंट लिखा हुआ है इसमें, अपना ही रिपीट कंटेंट, एक ही बात को आप एक से ज्यादा दफा कर रहे हैं। तो ये एक साइंस है हमारे पास। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई किसी ने 500 वर्ड भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, 500 वर्ड का कंटेंट लिखा तो कीवर्ड की ऑप्शन उसके पास कम हो गई। अगर उसने 800 वर्ड का कंटेंट लिखा तो कीवर्ड की कैपेसिटी बढ़ गई। 1000 वर्ड लिखे, क्योंकि कीवर्ड तो 10% नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार रिपीट करें कीवर्ड्स को। अगर हम कीवर्ड्स को रिपीट करेंगे, इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड को स्टफ कर दिया आपने, बहुत ज्यादा कर दिया, गूगल इसको भी लाइक नहीं करेगा, इसको पसंद नहीं करेगा कि आप बहुत सारे कीवर्ड्स लिख रहे हैं। यानी वो यही समझेगा कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, फोर्सफुली अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास एक होती है ब्लैक हैट एसईओ और एक होती है व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। व्हाइट हैट एसईओ का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं, और ब्लैक हैट एसईओ का मतलब क्या है कि हम कुछ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ फेक मेथड्स इस्तेमाल करने लगे हुए हैं अपनी चीज़ों को रैंक करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है ना जैसे हम सब्सक्राइबर्स लेते हैं लोगों से, हाँ, तो ये भी एक फेक एक्टिविटी है। अगर कोई बंदा आपके कंटेंट को देखकर आपको सब्सक्राइब करेगा तो ये फेक एक्टिविटी नहीं है। आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो और व्यूज़ कम हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही सब्सक्राइबर्स आए हैं, या फिर जो आए हुए हैं उनको आपके कंटेंट में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जो कीवर्ड की बात की है यहाँ पर, बेसिकली मैंने आपको ये एलएसआई समझाने के लिए की है, हाँ। अब एलएसआई कीवर्ड्स कैसे कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि एक कीवर्ड तो हो गए ना कीवर्ड्स जिनको मैं कीवर्ड्स कह रहा हूँ। एलएसआई कीवर्ड्स को आप समझ लो कि ये सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं, मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स को सपोर्ट करें। क्या मतलब? एलएसआई स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब ये एक एब्रीविएशन किस चीज का है, इसको मैं और आसान करके आपको बता देता हूँ। ऐसे कीवर्ड्स जो थीमेटिक कीवर्ड्स हो, यानी थीम वाइज आपके कीवर्ड से मिलते जुलते हो, मैच करते हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं थीम की बात कर रहा हूं मैं, कि थीम उनका वही हो। मैं लिखता हूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। अब मैं दोबारा लिखता हूं कि बेस्ट कॉलेज इन लाहौर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। थीम मिल गया कि नहीं मिला उसको? एक ही थीम है ना। फिर मैं लिखता हूं बेस्ट कॉलेज फॉर ग्राफिक्स डिप्लोमा इन लाहौर, फिर उसको थीम मिल गया। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मेरा जो मेन कीवर्ड था वो था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लेकिन गूगल ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था कि भाई 3% से ऊपर नहीं जाना आपने। तो अब मैंने क्या किया, थीम यूज करते हुए, थीमेटिक वे यूज करते हुए, एलएसआई को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या किए, दूसरे अल्फाज के साथ अपना मैसेज देना शुरू कर दिया। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। थीम तो आप कोई भी एक थीम एक ही दफ़ा इस्तेमाल करोगे ना, वो तो ज़्यादा दफ़ा आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर हमारी कोई लिमिट नहीं है कि थीमेटिक कीवर्ड्स कैसे होंगे। लेकिन अगर आपके वो थीमेटिक कीवर्ड्स ही ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो जाएंगे तो ऐसा ना फील हो कि ये आपके ओरिजिनल कीवर्ड्स हैं। ओरिजिनल कीवर्ड्स भी नहीं बनाना, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा था कि भाई आपने तो 5 कीवर्ड यूज़ करने थे तो आपको तो यूज़ करने पड़े हैं। अभी हम कहते हैं भाई 7 कीवर्ड यूज़ करने थे, लेकिन 3 कीवर्ड्स के बाद हमें पता लगा कि लिमिट पूरी हो गई हमारी, तो बाकी के जो मैं वो फिर एलएसआई कीवर्ड यूज़ करके अपना मैसेज दे दूंगा, ठीक है। आगे क्या आ गया हमारे पास? अब एक और कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है। वो कौन से कीवर्ड्स हैं? इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड से मुराद कैसे कीवर्ड्स है? इंटेंट का क्या मतलब है?
कि हमारी इंटेंट है क्या, मतलब हम चाहते क्या हैं। कोई भी बंदा जब गूगल पर आया है तो वो एक स्पेसिफिक इंटेंट करके सर्च करता है ना, कुछ सर्च के पीछे उसकी कोई स्पेसिफिक इंटेंट होती है। या तो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, या वो परचेज करना चाह रहा होता है, या उसकी ट्रांजैक्शन इंटेंट होती है। ठीक है, तो उसने कहा जी एक इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशन, यानी इंटेंट कीवर्ड्स में कौन से आते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आते हैं। उसके बाद और नीचे आओ, अब देखें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, बेच तो मैं माउस ही रहा हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन भी तो मुझे देनी पड़ेगी ना माउस के मतलब सारी। सो मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को भी बीच में यूज करना पड़ेगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं सारी, नीचे आ जाए। उसके बाद क्या है, कमर्शियल कीवर्ड्स। यूजर्स विद कमर्शियल इंटेंट आर मोर सीरियस अबाउट मेकिंग परचेज। अब जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा जानना चाहता है कि भाई वाईफाई माउस होता क्या है, ठीक है ना, या वाईफाई माउस कब इजाद हुआ था, या माउस कब बना था, पहली दफ़ा माउस किसने इस्तेमाल किया था। इन सारी इंटेंट्स में परचेज का एलिमेंट शामिल नहीं है, यानी कि ये परचेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। लेकिन जो कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे वो परचेज के लिए यूज हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल कीवर्ड्स कहां पर हमें ज्यादा मिल रहे होंगे, ज्यादा हमें मिल रहे होंगे ई कॉमर्स की साइट्स पे, जहां पर हम सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले कोई बंदा आपकी साइट पर आया, उसने इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद वो किस मोड में चला गया, कमर्शियल के मोड में चला गया, मोड में कि भैया वो परचेज करना चाह रहा है, और फाइनली वो किस मोड पे जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा ना आखिर में जाकर। पहले तो वो चेक करेगा, मतलब कमर्शियल मोड में क्या था, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, उसकी सर्विसेज थी, यही थी ना सारी चीजें। आखिरी मोड में वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। तो यहाँ पर आकर उसकी जो इंटेंट है एकदम कौन सी हो गई है, चेंज हो गई ना इंटेंट, एकदम ट्रांजैक्शनल मोड में आ गया, यानी वो ट्रांजैक्शन करना शुरू हो गया, वो चीज को मंगवाना चाह रहा है और उसके अगेंस्ट पेमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, सो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इसको हम अभी आज नहीं देखते हैं, ये प्योरली रेलिवेंट है गूगल एड्स के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको आज आपको बता भी दूंगा तो आप जब हम गूगल एड शुरू करेंगे ना फिर भूल जाएंगे इसको, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसलिए इसको हम बाद में ही देखेंगे। ये प्योर रेलिवेंट है किस चीज से, गूगल एड्स के साथ। ये चीज है, ये हमें पहले पढ़नी चाहिए थी। चलो अभी हम इसको, इतने हिस्से को हम अभी देख सकते हैं। जी, शुरू में मैंने आपको बताया, जो बातें मैं बताई थी वही यहाँ पर जरा इन राइटिंग लिखी हुई है। कीवर्ड रिसर्च प्री रिक्विजिट्स क्या है, इसका क्या मतलब है, भाई कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब कैसे मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ। आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई कीवर्ड रिसर्च करनी है, या मेरे पास कोई वेबसाइट आती है, या कोई बंदा कहता है ना मेरी वेबसाइट है, तो आपने मेरी वेबसाइट को रैंक करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एसईओ करनी है, तो उससे पहले मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें पहले से क्या पता होना चाहिए जिसकी हमें एसईओ करनी हो। नंबर 1, बिजनेस टाइप, क्या ख्याल है, पता होना चाहिए ना कि किस तरह का बिजनेस है उसका, क्योंकि जब हमने उसके कीवर्ड्स बनाने हैं तो उसकी बिजनेस टाइप से ही तो निकालेंगे कीवर्ड्स कि वो कर क्या रहा है, किस तरह का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, प्रोडक्ट टाइप। उसके बाद प्रोडक्ट्स की कौन सी टाइप है, किस तरह की प्रोडक्ट्स है जो वो सेल करवाना चाहता है। तीसरे नंबर पर लोकेशन, कि भाई उसकी इंटेंट क्या है कि वो जो अपनी वेबसाइट की एसईओ करवा रहा है वो किस लोकेशन पर करवाना चाहता है, ग्लोबली करवाना चाह रहा है कि किसी जियो टारगेटिंग की बेस पर किसी खास कंट्री को टारगेट करना चाह रहा है, और आखिर में उसकी वेबसाइट। मतलब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी तो ही मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा ना। मतलब मुझे कोई बंदा कहता है मेरी वेबसाइट को आपने रैंक करना है, ठीक है, तो मैं पहले उससे पूछूंगा कि आपका बिजनेस क्या है, फिर मैं उससे पूछूंगा आप क्या क्या चीजें बेचते हैं, किस तरह की चीजें हैं जो आप सेल करते हो, फिर मैं उससे पूछूंगा किस लोकेशन पर आप सेल करते हो, और फिर मैं पूछूंगा कि आपकी वेबसाइट क्या है, उसका यूआरएल मुझे भेज दें। मैं उसकी वेबसाइट को देखूंगा और फिर उसका कुछ कंपटीशन चेक करना है मुझे।
कि भाई उसकी प्रोडक्ट की और कितनी वेबसाइट्स हैं। जी, पता लग गया आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होगा कि कीवर्ड्स बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज चाहिए ना, मटेरियल चाहिए। कीवर्ड्स के लिए भी हमें किसी मटेरियल की जरूरत है, और वो मटेरियल क्या है हमारे पास? वो मटेरियल है कीवर्ड आइडियाज। अगर कीवर्ड आइडियाज ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम कीवर्ड्स कैसे बनाएंगे? पहले हमें कीवर्ड आइडियाज चाहिए ना। कीवर्ड आइडियाज कैसे मिलेंगे? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं माउस सेल करना चाहता हूँ, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माउस को सेल करने के लिए लोग सर्च क्या करते हैं, माउस को परचेज करने के लिए लोग सर्च क्या करते हैं। पहले मुझे कीवर्ड आइडियाज चाहिए। पहले तो वो मैंने बहुत सारे आइडियाज निकालने हैं और उन आइडियाज की बेस पर मुझे फिर कीवर्ड बनाना है। सो इसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? अब सोर्सेज देखने लगे हम। हाँ, पहला सोर्स क्या है जी हमारे पास? गूगल ऑटो कंप्लीट। गूगल ऑटो कंप्लीट नाम से पता लग रहा है, सबको भी पता है ये कौन सी जगह होती है। गूगल ऑटो कंप्लीट पता है किस हिस्से को बोलते हैं? भाई सर्च इंजन पे जाते हो ना, अभी मैं ऑनलाइन ही लिखूंगा तो इतना कुछ लिखा हुआ आ जाता है। तो क्या करूंगा मैं? गूगल ऑटो कंप्लीट को यूज करते हुए पहले रिसर्च करूंगा कि भाई मेरे जो कीवर्ड हैं वो किस में फॉल करने लगे। जैसे मैं लिखता हूँ ना ऑनलाइन MD कैट, तो उसके आगे कितना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद क्या आता है? गूगल ऑटो कंप्लीट किस जगह पे होता है? अच्छा, उसके बाद दूसरा आइडिया देखते हैं, इसको नेट को चल जाने देते हैं। दूसरे नंबर पर क्या चीज है जी? गूगल सजेशंस। जब हम कुछ सर्च करते हैं तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर बहुत सारी आपके पास कीवर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहा होता है कि भाई आपने ये ढूंढा था, ये वाली नीचे जो टर्म्स लिखी हुई है ये बहुत पॉपुलर टर्म्स है, ये भी सर्च होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर से भी मुझे कुछ आइडियाज मिलेंगे। मैंने तो एक टर्म बताई है ना उसको, सिर्फ उस टर्म के अगेंस्ट मुझे आइडियाज मिलना शुरू हो गए। अब क्या करना है? हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। किस चीज की? ये सर्चेस की। कि जो जो चीजें, ये मटेरियल है ना जो मुझे चाहिए कीवर्ड सर्च करने के लिए, ये स्टफ चाहिए मुझे, तो इस सारे को मैं नोट करता जाऊंगा किसी डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट पहले हम बनाएंगे, और ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड तो नहीं है, ये सिर्फ सर्च चीज है। ये जो लोग सर्चेस करने लगे हुए हैं, देख कितना कुछ ऑलरेडी आ गया। मैं लिखता हूं ऑनलाइन, लिख दिया मैंने MD कैट प्रिपरेशन, बस एंटर कर देते। ये जो आया था ना अभी, इतनी सारी, इतनी लंबी बार भी आ रही थी ना, आपने इसमें से अपनी टारगेट वाले कीवर्ड अलग उठा लेने हैं, सर्चेज उठा लेनी है, और उनको एक डॉक्यूमेंट में हमने लिख लेना है। क्योंकि उनको हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो 10 सर्चेज मेरे पास आ जाएंगी, उनको मैं इंडिविजुअली फिर देखूंगा, हर एक को इंडिविजुअल देखूंगा। इसके बाद और नीचे आए, ये रिलेटेड सर्चेज आ रही है। कहता है जो आपने ढूंढा है उससे रिलेटेड ये वाली सर्चेज है, इनको भी नोट कर लूंगा मैं सारों को। इसलिए कि जब मैंने कीवर्ड आइडियाज लेने होंगे तो कीवर्ड आइडिया लेने के लिए भी तो मुझे ऐसे कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, कि भाई आपको किस चीज का कीवर्ड आइडिया चाहिए। ये सारा मैं गूगल को दूंगा, मैं मुझे इसके कीवर्ड आइडियाज चाहिए, फिर वो मुझे बताएगा कि भाई ये कीवर्ड है, इसका इतना सर्च वॉल्यूम है और इसका इतना कंपटीशन है। जी, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? गूगल एड सजेशन। इधर आकर देखें तो गूगल एड ने बता दिया हमें। अब एक तो आपका गूगल एड है ना, उससे तो बहुत ज्यादा पता लगेगा, लेकिन अगर आप जिसकी SEO कर रहे हो उसका गूगल एड अभी चल ही नहीं रहा, तो आप उसका तो कर नहीं सकते। तो जो गूगल एड्स चल रहे हैं, पता कैसे लग रहा है? सबके टाइटल बार में कीवर्ड है ना, सबको पता है ना। ये आपको मैंने पहले दिन बताया था कि सबसे ऊपर URL, फिर टाइटल, फिर मेटा, ऐसे ही है ना। ये 3 चीजें नजर आ रही हैं हमें। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये टाइटल है, तो इधर से भी हम आइडियाज ले लेंगे जितने भी गूगल एड चल रहे हैं। ये देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी गूगल एड है। ये भी कैसे पता लगता है गूगल एड्स का? क्या क्या लिखा हुआ आ रहा होता है? स्पॉन्सर्ड आता है, और क्या लिखा आता है? एड लिखा आता है, और एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आता है, प्रमोशन भी लिखा हुआ आता है समटाइम। सो इतनी सारी टर्म्स आती हैं।
यहाँ से भी मिल गया आइडियाज, गूगल एड से भी आइडियाज मिल गए। जैसे ये लिखा हुआ है स्टेप अर्ली रेगुलर सेशन, लिख दूंगा मैं ये भी। फिर ये लिखा हुआ है एमडी कैट 2023 प्रिपरेशन, इसको भी लिख दूंगा। ये सब क्या कर रहे हैं, हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। यानी हमने क्या किया, एक्सेल खोल लिया या वर्ड खोल लिया और उसके अंदर ये सारी लिखते जा रहे हैं चीज़ें, और उसके बाद गूगल को ये भेजेंगे कि भाई ये हो गया हमारे पास तकरीबन 100 आइडियाज़, कीवर्ड आइडियाज़। अब हमें बताओ कि कीवर्ड्स क्या मिल सकते हैं, ठीक है। अभी उसको भी देखेंगे आगे जाकर कैसे करना है जी। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स लाइक उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट पेड टूल है, अगर आपको ये टूल लेना होगा तो ये तो पेड टूल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब कीवर्ड बनाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स पेड हैं और कुछ टूल फ्री हैं। पेड का क्या मतलब है कि हमें कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं और वो मंथली बेसिस पर होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। पैकेज हम जब लेंगे तो अच्छा पैकेज होगा, यानी कम से कम मेरा ख्याल है कि मिनिमम पैकेज आपको 3000 का मिलेगा जो मंथली बेसिस पर होगा। हर महीने 3000 देंगे तो कुछ टूल्स हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ फ्री टूल्स भी हैं और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ दैट इज़ गूगल कीवर्ड प्लानर। यानी हमने गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि गूगल ऐड चला रहे हैं ना, तो गूगल ऐड में ही हमें गूगल कीवर्ड प्लानर मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर आपने कैसे खोलना है, इसको भी देखेंगे बाद में। आज तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा, ये भी पता लग गया हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम पेड की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम फ्री टूल में जाएंगे। किस पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5वें नंबर पर, थ्रू कंपीटिटर्स। इसका क्या, इसका ये मतलब है कि भाई हमने भी एक दुकान खोली हुई है, एक दुकान के साथ, उसकी दुकान बड़ी चलती है, हमारी पे कोई ग्राहक ही नहीं आता है ना, हम क्या करते हैं उसकी दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं होता क्या है, ये क्या करता कहते हैं, कैसे इसके पास इतने ग्राहक आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने वेबसाइट को देखना है, जो रैंक हुई हुई हैं वो क्यों ऊपर आ रही हैं, भाई उन्होंने क्या किया हुआ ऐसा, उसके कीवर्ड देखने, उसका मेटा देखना है, उसका कंटेंट देखना है, उसके इमेजेस देखने हैं, सारी चीज़ें हमने उसकी चेक करनी है और उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी में कॉपी करना है कि भाई मैंने जो कीवर्ड बनाया था वो तो ये था, इसके तो टाइटल में कुछ और आ रहा है और ये रैंक भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कीवर्ड रिसर्च सही नहीं हुई मुझसे शायद, ठीक है। तो कंपीटिटर्स को भी हमें देखना है, इसके लिए तो कोई भी मसला नहीं है, सारे कंपीटिटर गूगल पे आ रहे हैं। और आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल। ये भी हमारा एक टॉपिक है, गूगल सर्च कंसोल, ये भी एक टूल है गूगल का। गूगल सर्च कंसोल नाम से अंदाजा हो रहा है कि सर्चिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये हमें हेल्प भी करता है। ये भी गूगल का फ्री टूल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जब हमारे पास कोई वेबसाइट होती है तो सबसे पहले हम गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। क्या मतलब इसका, मतलब उसके पास जाकर हम कहते हैं भाई ये हमारी वेबसाइट है, ज़रा इसके हमें एनालिसिस चाहिए, आप इसके हमें एनालिसिस दिया करो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसे सबमिट करने का कोई ना कोई प्रोसीजर होगा। ऐसे तो नहीं ना कोई भी बंदा किसी की भी वेबसाइट को पकड़ के ले जाएगा। आपकी जो वेबसाइट होगी, आप जब उसके पास लेकर जाएंगे तो वो आपको एक कोड देगा, जैसे मोबाइल कोड आता है आपको वो कोड जाकर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करना है। उसके बाद उसने वेरीफाई करना है कि कोड मैच कर गया तो आपकी वेबसाइट उसने एक्सेप्ट कर ली। अब जिस दिन उसने आपकी वेबसाइट को एक्सेप्ट किया उस दिन से वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर एक मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा। क्या मॉनिटर होगा कि भाई ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, सर्चिंग हो रही है, क्या हो रही है, एरर्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, क्या वायरस आ रहा है इसके ऊपर, क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, स्लो तो नहीं है, कितनी सारी चीज़ें मैंने मुख्तसरन बता दी आपको। ये सारी चीज़ें हमने गूगल सर्च कंसोल में देखनी है। गूगल सर्च कंसोल आपने बनाना है, मैं बनवाऊँगा आपसे, ठीक है, हम बनाएंगे। लेकिन गूगल सर्च कंसोल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको किसी वेबसाइट पे बनाकर दिखाऊंगा ना, आपके पास क्या होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास होस्टिंग नहीं होगी तो आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं तो अपने किसी अकाउंट में इसको आपको खोल कर दिखाऊंगा, अप्रूव करा के भी दिखाऊंगा क्लासरूम में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास डोमेन हो, आपके पास होस्टिंग हो तो ही मुमकिन है, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होगा।
कि घर में जाकर अगर आप ये सारा काम खुद से करेंगे, वेबसाइट होगी तो तभी कर पाएंगे। चलो इसको छोड़ दें, इसकी नहीं जरूरत है। आज हमने समझा, अब आप सांस ले लें। मैं कहा आप दोनों सांस ले लें, इधर से भी कोई एक दो स्टूडेंट्स हैं दूसरे से, वो भी सांस ले लें। आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ समझा है। क्या समझा है कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, क्या कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अब आगे जब हम जाएंगे तो अब हम थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च को भी समझेंगे, और यहाँ पर जो जो टूल्स की बात की है मैंने, और आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। यानी अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दूंगा, आपने उसके कीवर्ड्स बनाने हैं खुद से। एक तरीका तो ये है कि मैं आपसे कहूँगा भाई जो वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उसके बनाओ, तो वो कोई भी नहीं करेगा, हाँ, किसी को समझ भी नहीं आएगी। इसलिए हम टास्क के तौर पर कोई खास एक टॉपिक लेंगे और आप उसके कीवर्ड्स बनाएं, उसके बाद आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसके कीवर्ड्स बनाएं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आप उसके कीवर्ड्स बनाएंगे। अब कीवर्ड बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कीवर्ड बनाने के लिए एक तो अभी आपने देखा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये जो डाटा कलेक्ट करना है ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो आप आज घर जाके कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि हम ये कहते हैं भाई मेरा एक क्लाइंट है जो सर्विसेज की फैसिलिटी देता है, क्लीनिंग सर्विसेज, मतलब उसमें कारपेट भी आता है, उसमें सोफ़ा भी आता है, उसमें मैट्रेस भी आता है, रग्स भी आती हैं, कर्टन भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई। अब मैं ये कहूँगा भाई मुझे इसके कीवर्ड्स बनाने हैं, चलें यही आपका टास्क है। मैं क्या ये टास्क है आपका, क्या मतलब इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज, रग क्लीनिंग सर्विसेज, कर्टेन वॉशिंग सर्विसेज, हो गई। अब ये वाली जो है ना, ये टर्म से अब आपने इनके कीवर्ड्स निकालने हैं। आप लोगों ने कम से कम कितने कीवर्ड निकालने हैं? मतलब आपको पता लग गया रग, वॉशिंग, मतलब अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या उसकी प्रोडक्ट है रग, कर्टेन, मैट्रेस, कारपेट, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स में क्या है, आगे क्या है, वॉशिंग की सर्विसेज दे रहा है। इसके साथ आपने कुछ 5 से 7 कीवर्ड्स बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वर्किंग क्या करनी है आपको? पहली वर्किंग आपको सर्च देखनी है कि ये लोग सर्च क्या कर रहे हैं। यानी आपको, मेरा ख्याल है कि इसको देखना है, ऑटो सजेस्ट में भी देखना है, सजेशन में भी देखना है, हर जगह जाकर देखना है। तो पहले में तो आप लोगों ने इसकी सर्चेज निकालनी है कि इन चीज़ों की सर्विसेज लेने के लिए लोग लिखते क्या हैं। तो वो तो कोई होनी चाहिए ना, कम से कम 40-50 तो होनी चाहिए मिनिमम, 40 to 50 होंगी। तो फिर उसके बाद हम कीवर्ड्स की तरफ आएंगे ना। हाँ, लॉन्ग की। उसके बाद ये तो होगी सर्चेस, मतलब मैं कह रहा हूँ 50-60 सर्चेस होनी चाहिए। तो ये तो वर्किंग आप लोगों ने खुद से करनी है और ये सबने करनी है, हाँ। और कैसे होनी है? ये कंप्यूटर पे होनी है, सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठ के होनी है, गूगल से होनी है। जब हम लोग ये कर लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने गूगल को सबमिट करना है ये कि भाई ये आ गई है मेरे पास सर्चेस, इनके मुझे कीवर्ड्स बताओ, कीवर्ड्स मुझे सजेस्ट करो। फिर वो मुझे कीवर्ड सजेस्ट करेगा। अब मुझे चाहिए टूल, और वो कौन सा टूल है? गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे बनता है? गूगल के जीमेल अकाउंट से, ठीक है, और गूगल एड्स के साथ। गूगल एड में से हमारा मॉड्यूल है, लेकिन अभी हम गूगल ऐड नहीं कर रहे। अभी हमने क्या करना है, गूगल ऐड में से जाकर सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है, बस। मेरी बात समझ में आई है? अभी हमने क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है, फिर हमने गूगल एड्स पे जाना है, गूगल एड्स के थ्रू। अच्छा, गूगल ऐड का अकाउंट कैसे बनेगा ये भी समझ लेते हैं। इसके बाद आज आपने पूरी एफर्ट करके आनी है और मुझे बताना कितने लोग बना पाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मतलब जीमेल अकाउंट तो है आपका। उसके बाद जैसे हम प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करते थे, बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करते थे ना मेन्यू से, इसी तरह वहां पर हमें क्या मिलेगा मेन्यू में? अब गूगल एड्स, ये देखिए ये मेन्यू आ गया, ये बिजनेस प्रोफाइल आ रही है, नीचे आओ,
और क्या आना चाहिए? यार है गूगल एड्स, यहां जाना है आपको। लेकिन आप जब अपने जीमेल से जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी आपका जीमेल अकाउंट बिल्कुल है मगर आपका गूगल ऐड अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब पहले गूगल ऐड अकाउंट बनेगा। अब गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए गूगल की एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि आपको कोई ना कोई पेमेंट मेथड ऐड करना। भाई ऐड चलाना है ना, तो ऐड फ्री में तो नहीं चलेगा, पैसों से चलेगा, इजी पैसा से भी नहीं चलेगा, जैज़ कैश से भी नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ तो डेबिट कार्ड से चलेगा या क्रेडिट कार्ड से चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल वाले आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे आपके डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की। हो सकता है कि उसके बगैर भी बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसी के साथ बनता है। सो आप लोगों ने पहले कोशिश करनी है सबने बनाने की और देखना है कि किसका उसके बगैर बनता है। जिसका नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हें अपने गूगल ऐड अकाउंट का एक्सेस दूंगा। ठीक है, कैसे दूंगा? परमिशन दूंगा, आपको भी बताऊंगा कैसे परमिशन देते होते हैं। और आप लोग मेरा गूगल ऐड अकाउंट यूज़ करते हुए ऐड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है आपको। लेकिन अभी ऐड तो नहीं हमने लगानी होगी। अभी हमारा पहला टास्क क्या है? कीवर्ड प्लानर। आपने कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने पहली अटैम्प्ट ये करके आनी है कि क्या आप लोग गूगल ऐड अकाउंट बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक, नहीं बना पाएंगे तो फिर अगली क्लास में मैं आपको एक्सेस दूंगा। एक्सेस कैसे देते हैं? एक्सेस देते हैं जीमेल से, यानी आपका जीमेल उसी दिन मैं लूँगा और सबको फिर मैं जीमेल से एक्सेस दूंगा। ठीक है, लो ये हमारी क्लास हो गई है ख़त्म।